नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म मैंने नया शुरू किया है। यह मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो आप देख चुके हैं, आप सब ने बहुत प्यार दिया। मेरे मीडिया के एक दो साथियों ने मुझे मदद भी की और इसी तरह के मदद और सहयोग की दरकार मुझे आगे भी होगी। आज मैं जो खबर आपके लिए लेकर आया हूं, यह आपने सुना नहीं होगा या मीडिया पर दबाव की बातें आप सुनते होंगे तो किसी और एंगल से सुनते होंगे। सरकार का दबाव है, मंत्री का दबाव है, पत्रकार ये नहीं कर सकता, रिपोर्टर वो नहीं कर सकता, संपादक ये नहीं कर सकता। आखिर मीडिया के खिलाफ ये सबसे बड़ी साजिश रच कौन रहा है? रिपोर्टर्स पर सबसे ज्यादा किसका दबाव है? कौन है जो रिपोर्टर नाम की इस संस्था को खत्म करने पर तुला हुआ है? चाहे अखबार हो या टीवी चैनल, आप तक खबरों को पहुंचाने का सबसे जो प्राइमरी सोर्स होता है वो होता है रिपोर्टर। आप उसके आगे पदनाम कुछ भी लगा दीजिए, ट्रेनी रिपोर्टर, रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर, सीनियर स्पेशल रिपोर्टर, कॉरेस्पॉन्डेंट, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट, सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट और अब कुछ एडिटर वाला भी नाम जुड़ने लग गया है। असिस्टेंट एडिटर, सीनियर असिस्टेंट एडिटर, पॉलिटिकल एडिटर, सीनियर पॉलिटिकल एडिटर, ब्यूरो चीफ, इनपुट एडिटर। इनपुट एडिटर हालांकि इनपुट का काम करते हैं टीवी चैनल में, लेकिन कई मेन स्ट्रीम जो रिपोर्टर हैं वो भी इस तरह पद पर पहुंच जाते हैं, तो मैंने उसका भी यहां पे जिक्र किया। ये प्राइमरी सोर्स है जो आप तक खबर पहुंचाता है। बल्कि मैं ये कहूं, चूंकि मैं खुद रिपोर्टर रहा हुआ हूं, तो मैं ये मानता हूं कि रिपोर्टर एक संस्था है, अपने आप में एक संस्था है। और जब आप मीडिया की क्रेडिबिलिटी को खत्म करना चाहते हैं, जब आप मीडिया की विश्वसनीयता को खत्म करना चाहते हैं, मीडिया की साख को खत्म करना चाहते हैं, तो सबसे पहले रिपोर्टर नाम की इसी संस्था को खत्म करना पड़ता है। और इसको खत्म करने की साजिश पिछले कई वर्षों से की जा रही है, लगातार की जा रही है। लेकिन कौन कर रहा है? सरकार तो इसका एक हिस्सा है, लेकिन सरकार से इतर भी एक बड़ा इकोसिस्टम है जो मीडिया की विश्वसनीयता या रिपोर्टर नाम की इस संस्था की विश्वसनीयता को लगातार चोट पहुंचा रहा है, लगातार खत्म कर रहा है, दबाव डाला जा रहा है। अब मैं इसका जिक्र कैसे करता हूं? आज में देखिए कि रिपोर्टर से उसका मूल काम नहीं करवाया जा रहा है, जो उसका असली काम है उसको बाकी के कामों में उलझा दिया जाता है। वो क्या काम है मैं आगे इसका जिक्र करूंगा। टीवी का रिपोर्टर है, आपके लिए खबरें निकाल के लाए, आपके लिए बाइट करे, आपके लिए टिक टैक करे। और आजकल तो एक और दायित्व हो गया है कि संपादक को अगर इंटरव्यू करना है तो गेस्ट कोऑर्डिनेशन की जो पूरी टीम होती है उसकी बजाय रिपोर्टर की ड्यूटी लगा दी जाती है। अगर कॉन्क्लेव करना है तो गेस्ट कोऑर्डिनेशन की पूरी टीम की बजाय रिपोर्टर की ड्यूटी लगा दी जाती है और वो इनविटेशन पत्र जो है लेके मंत्री के दरवाजे, नेता के दरवाजे घूमते रहते हैं कि सर आज ये कॉन्क्लेव होने वाला है। और बड़े बड़े नामचीन संपादक भी रिपोर्टरों की ड्यूटी उस काम के लिए लगाते हैं। हालांकि उस कॉन्क्लेव का जो प्रेस रिलीज आता है ना, वो एक एजेंसी टाइप करके भेजती है, लेकिन नेता चाहिए तो रिपोर्टर को लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो उनका काम। अब देखिए, डिजिटल एरा आ गया, वेबसाइट का एरा आ गया, तो जो टीवी का रिपोर्टर है उससे ये कहा जाता है कि ठीक है आप ब्रेकिंग तो भेजिए, खबरें तो भेजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो नेता ने क्या कहा उसको रियल टाइम भेजिए, लेकिन डिजिटल एडिशन के लिए स्टोरी भी कीजिए, प्रिंट के लिए लिखिए, उसके बाद डिजिटल के लिए वीडियो भी बना दीजिए। अच्छा, कई संस्थानों में तो यहां तक कहा जा रहा है कि ट्वीट क्या करना है या फेसबुक पे क्या लिखना है उसका भी कंटेंट 4 लाइन लिख के दे दीजिए और फिर खबरें भी ढूंढते रहिए,
शाम होने से पहले अगले दिन का डे प्लान भी दे दीजिए। वो डे प्लान का हालांकि एक अलग किस्सा है, वो अगले वीडियो में बताऊंगा। ये सारे काम। अब बताइए, एक नन्ही सी जान और कितने काम, और तनख्वाह कितनी? आप गेस्ट कोऑर्डिनेटर का काम रिपोर्टर से करवा रहे हो, आप मार्केटिंग का काम रिपोर्टर से करवा रहे हो कि विज्ञापन लाए, विज्ञापन का अमाउंट लेकर आए, केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों में जाए, जो विज्ञापन देने वाली एजेंसी है डीएवीपी, उसके पास जाए, अधिकारियों से मिले, लेकिन तनख्वाह सिर्फ उसको रिपोर्टर की दे रहे हो। ऐसा नहीं होता कि कोई कॉन्क्लेव बहुत सक्सेसफुल हो जाए और बहुत पैसा आ जाए चैनल के पास, तो चैनल कहे कि नहीं चलो इसमें से कुछ हिस्सा रिपोर्टर को दे देते, बड़ी मेहनत की है उसने, 4 मंत्री को पकड़ के लाया। या मार्केटिंग का कुछ हिस्सा दे दिया जाए कि नहीं ये डीवीपी से काम किया हमारा इसने। या कोई बड़ा टीआरपी आ जाती है या बड़ी उपलब्धि हासिल हो जाती है, तो चलो उसका कुछ हिस्सा दे दिया जाए। नहीं, उस क्रेडिट लेने वाली टीम में रिपोर्टर्स का नाम नहीं आता है दोस्तों। वो तो सब ले लेते हैं ऊपर बैठे हुए लोग। और आजकल एक दूसरी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तनाव तो है ही, जो आपका काम नहीं है वो काम आपसे करवाया जा रहा है। और पिछली सरकार में हम कुछ पत्रकारों की मुलाकात हुई थी, सूचना एवं प्रसारण मंत्री थी स्मृति ईरानी। हम लोगों ने 7-8 साल पहले कुछ पत्रकारों ने मिलकर एक मीडिया कल्याण की संस्था बनाई थी। मुझे लगता है कि 400 साढ़े 400 से ज्यादा पत्रकार इसमें जुड़े हुए हैं। जब भी कोई संकट की घड़ी आती है तो हम लोग आपस में कंट्रीब्यूट करके अपनी पत्रकार बिरादरी की मदद करते हैं। पिछले 6-7 वर्षों से चल रहा है ऐसा। कुछ पत्रकार बहुत ज्यादा करते हैं आर्थिक रूप से भी, कुछ अपनी हैसियत के हिसाब से कम मदद करते हैं, लेकिन तकरीबन ज्यादातर पत्रकार उस ग्रुप में मदद कर रहे हैं। हमने कोशिश करके कई पत्रकारों को सरकारों से भी मदद दिलाई। इसमें मुझसे ज्यादा कुछ दूसरे पत्रकारों की भूमिका बहुत ज्यादा थी। तो हम लोगों की एक छोटी सी मीटिंग हुई थी पिछली सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री स्मृति ईरानी से। वहां इस मसले को मैंने भी उठाया, कई और लोगों ने भी उठाया कि आखिर एक ही रिपोर्टर से आप 4-4, 5-5 डिपार्टमेंट का काम कैसे करवा सकते हैं। कोई तो टर्म होना चाहिए, कोई तो टाइम होना चाहिए, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे। तो इस पर हंसते हुए खुद उन्होंने कहा कि हाँ, वो तो प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक तो है ही। आजकल एक नया काम भी है कि अब तुम लोगों को, हम लोगों को भी पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है। यानी उनका इशारा था कि भाई कॉन्क्लेव होता है तो नेताओं को, मंत्रियों को भी पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ता है। कुछ मामलों में वो गंभीर भी लगे। उन्होंने कहा कि हम इन चीजों को आगे उठाएंगे। जो पीआईबी के पीडीजी थे बैठे हुए, उनको उन्होंने कई तरह के निर्देश भी दिए थे कि पत्रकारों को जो मदद वाली फाइल आए वो बहुत जल्दी क्लियर होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए। और बहुत ही अच्छा रवैया भी था उनका, स्मृति ईरानी जी का। हालांकि बाद में उनका मंत्रालय बदल दिया गया। आजकल अश्विनी वैष्णव साहब इस तीसरी सरकार में संभाल रहे हैं। उम्मीद तो हम यही कर सकते हैं कि वो भी पत्रकारों के कल्याण के लिए आगे बढ़े। अखबारों के लेकिन पत्रकार है तो उनके साथ दूसरी समस्या है। खबरें लिखनी तो है, लेकिन वेबसाइट बन गई है, तो उनको भी कहा जा रहा है कि वीडियो लाके दीजिए, डिजिटल के लिए रियल टाइम खबर लाकर दीजिए। उस खबर में एंगल भी होना चाहिए दोस्तों। मतलब तुरंत खबर घटी, आपको तुरंत एंगल निकालना है। एंगल क्या निकलेगा उसको सोचने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं। इतना तनाव, इतना प्रेशर रिपोर्टरों पर क्यों? क्योंकि उन्हें असली काम से भटकाना है। जिस नेता को लाने की ड्यूटी पत्रकारों की होगी कि कॉन्क्लेव हो रहा है 5 स्टार होटल में, मुझे उस मंत्री को लेके जाना है। आप ये सोचिए कि क्या वो रिपोर्टर बाद में उस नेता से तीखे सवाल पूछ पाएगा? जिस मंत्रालय से उसको काम करवाना है, विज्ञापन लेने हैं, क्या वो उस मंत्रालय के मंत्री और अधिकारियों से तीखे सवाल पूछ पाएगा? नहीं पूछ पाएगा। और आजकल जो रियल जर्नलिस्ट है, जो असली पत्रकार है, उनको एक और बड़े खतरे का सामना करना पड़ रहा है, चुगलखोरी। पत्रकारों के बीच में चुगलखोर पत्रकार आ गए हैं दोस्तों। अब उनका काम क्या है, यह बताने से पहले मैं आपको एक वीडियो का जिक्र करना चाहूंगा। एक वरिष्ठ पत्रकार है अजीत अर्जुन साहब।
अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक दूसरे वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई की किताब का हवाला देते हुए एक वीडियो बनाया था प्रधानमंत्री कार्यालय के एक अफसर के बारे में। उस वीडियो में उन्होंने कई सारी बातें कही कि वो अधिकारी किस तरह से संपादकों को डिक्टेट करता है, किस तरह से संपादकों को बताता है कि खबर कैसी होनी चाहिए, कैसी नहीं होनी चाहिए, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कौन लेगा, नहीं लेगा, प्रधानमंत्री का इंटरव्यू कैसे लिया जाएगा, किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे, वगैरह वगैरह कई सारे सवाल उन्होंने उस वीडियो में उठाए थे। मैं कहूंगा अजीत अंजुम जी, कौन से दौर में जी रहे हैं आप? अरे प्रधानमंत्री कार्यालय के अफसर की छोड़िए महाराज, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय से एक चपरासी तक का फोन चला जाए तो बड़े बड़े संपादक सर के बल खड़े हो जाते हैं आजकल, तुरंत अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। मुझे याद है वो जमाना जब एक बार ईटीवी में जब मैं था, लालू यादव के खिलाफ एक खबर चली थी, शायद वो यूपीए का पहला कार्यकाल था, लालू यादव रेल मंत्री थे, यूपीए सरकार के मजबूत स्तंभ थे, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी के बहुत करीबी नेता थे, उनके खिलाफ खबर चली तो रघुवंश प्रसाद सिंह, जिन्हें हम रघुवंश बाबू कहते हैं, उनको छोड़कर आरजेडी कोटे से केंद्र की मनमोहन सरकार में मंत्री बने तमाम नेता झंडे वाला एक्सटेंशन के ईटीवी के कार्यालय पहुंच गए थे और ब्यूरो चीफ के केबिन के बाहर सोफे पर कई घंटों तक उन्होंने इंतजार किया था। आज हालत यह है कि संपादक जो है वो भाजपा कार्यालय पहुंचते हैं, तमाम बीट के तमाम अखबारों के टीवी चैनल्स के रिपोर्टर होते हैं, इंतजार करते हैं, मुलाकात करते हैं मीडिया के संयोजक सह संयोजक से, और वो मुलाकात 5 मिनट की ही होती है या 10 मिनट की ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो आप समझ लीजिए कि आप कहां से कहां पहुंच गए। वहां मंत्री तक मीडिया के कार्यालय जाकर वेट करते थे, यहां संपादक जो है वो भाजपा कार्यालय आते हैं और मीडिया को संभाल रहे नेताओं के साथ इंतजार करते हैं मिलने के लिए। मिलते भी है तो 5 और 10 मिनट के लिए। अब इतनी देर में क्या बात हो पाएगी? कोई राजनीतिक मुद्दों पे तो बात होगी नहीं, कोई ऑफ द रिकॉर्ड बड़ी खबर पे तो बात होगी नहीं। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। अब संपादकों में इतनी भी हिम्मत नहीं है ये कहने की कि वहां तमाम रिपोर्टर्स रहते हैं, आप मेरे यहां आ जाइए, हम यहां मिल लेते हैं, या मैं आपके घर आ जाता हूं मिलने के लिए। नहीं। और अब हालत यह है कि जिनको 2 लाइन लिखना नहीं आता, 2 लाइन पढ़ना नहीं आता, सिर्फ बीजेपी नेताओं के पैर छूने आते हैं, वो बड़े रिपोर्टर बन गए हैं। बीजेपी के बड़े मंत्री के पैर छूकर उनको मान्यवर कहने वाला व्यक्ति देश के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों में बड़े बड़े पैकेज पे काम कर चुका है। कोई मान्यवर कह रहा है, कोई भैया कह रहा है, पैर छू रहा है, पैर छूकर नौकरी पा रहा है, और वहां मुख्यालय में बैठे कुछ नेता उन्हें बड़ा पत्रकार बनाने की जुगत में लगे हुए हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये नुकसान नहीं पहुंचा सकते और उसका कई मायनों में इस्तेमाल करते हैं। एक नेता ने ड्यूटी लगाई कि उससे जाके बात करो दूसरे नेता से और देखो इस पे जो भी बोलता है तुरंत मुझे सुना देना। वो रिकॉर्डिंग करके सुना देता है। अब उसको ये नहीं पता कि पहले नेता की रिकॉर्डिंग करके वो आपको सुना रहा है, आपकी रिकॉर्डिंग करके भी वो पहले नेता को सुना रहा है। ऐसे 2-3 पत्रकार अब आ गए हैं, और ये सिर्फ बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस में भी है। रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल आ गया है, अच्छी सुविधा है। पहले बातें इधर से उधर पहुंचाई जाती थी, अब तो बाकायदा रिकॉर्डिंग कर ली जाती है और दूसरे को भेज दिया जाता है। आप समझ सकते हैं, दोनों को ही नहीं समझ में आता कि दोनों के साथ खेला हो रहा है। और परसों जब मैंने पहला वीडियो बनाया तो मेरे पास एक मंत्री के बहुत करीबी स्टाफ का फोन आया। उन्होंने एक रिपोर्टर का नाम लेकर मुझसे पूछा कि भैया ये कैसा है। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा नहीं यार, वो मंत्री जी के पास आया था
और कुछ ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बात करते हो गया, तो अब बॉस को लग रहा है पता नहीं कुछ रिकॉर्डिंग कर ली है शायद और किसी को भेज दिया है पार्टी कार्यालय में, अब उस दिन से टेंशन में है। मैंने कहा किसने भेजा था? किसने सिफारिश की थी? तो उन्होंने एक नाम लिया। मैंने कहा भैया तो जिसने सिफारिश की थी उन्हीं से पूछ लो ना वो कैसा है। और ये क्यों नहीं समझ रहे हो कि पता लगे जिसने सिफारिश की वो वीडियो उसी के पास पहुंच गया हो? पूछ लो। तो ये भी एक नई पौध आ गई है पत्रकारिता में, और ये नेताओं के ऑडियो रिकॉर्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, मंत्रियों की ऑडियो रिकॉर्डिंग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, एक आध पत्रकारों को भी कभी-कभी कर लेते हैं, संपादकों तक पहुंचाने के लिए। अब उन्होंने ये संपादक को समझ में नहीं आता कि अगर वो पत्रकारों की कर रहा है तो आपकी भी कर ही रहा होगा कहीं ना कहीं। तो ये भी एक बड़ा और नया खेल शुरू हो गया है। लेकिन पत्रकारिता बदल रही है, बहुत तेजी से बदल रही है। और इस तरफ इशारा किया एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार ने। आप स्क्रीन पर देखिए, मैं एक ट्वीट दिखा रहा हूं आपको। स्क्रीन पर आपको ट्वीट नजर आ रहा होगा। सुकेश रंजन साहब हैं, बड़े पत्रकार हैं, लंबे समय तक इन्होंने राजनीति को, भाजपा को कवर किया है। जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो उनके खिलाफ भी एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन किया था इन्होंने। हालांकि लालू कुछ समय के लिए नाराज हुए थे, लेकिन ना तो लालू यादव के घर में इनकी एंट्री बैन हुई, ना रेल मंत्रालय में एंट्री बैन हुई। एक दौर वो भी था जब पत्रकार ठोक कर खबरें किया करते थे और नेता उसकी एंट्री तक रोक नहीं पाते थे या नहीं रोकना चाहते थे, क्योंकि उनको लगता था कि ठीक है ये पत्रकारों का काम है, करने देना चाहिए उनको। उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट पे क्या लिखा, ये 30 अक्टूबर को उन्होंने ट्वीट किया था। एक मित्र बता रहे थे कि हम राजनीतिक दलों से खबरें नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दल हमारे न्यूज रूम से खबर निकाल ले जा रहे हैं। यानी भाजपा और तमाम दूसरे राजनीतिक दलों को ये कौन बता रहा है, उनके नेताओं को, कि किस ऑफिस में किस तरह की पॉलिटिक्स चल रही है, ऑफिस के अंदर कौन क्या किसको क्या कह रहा है, किसकी बाइट रुकवाई जा रही है, किसकी बाइट चलवाई जा रही है, कौन रुकवा रहा है, कौन चलवा रहा है, किसको गेस्ट पे बिठाना है, किसको, ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो न्यूज रूम की बातें नेताओं तक पहुंच रही है। ये इशारा मोटा मोटी वरिष्ठ पत्रकार सुकेश रंजन जी कर रहे हैं। तो ये रिपोर्टरों की समस्या, असली रिपोर्टरों की समस्या, कह नहीं सकते कि मेरे बोलने से ये चीजें, हालात सुधरेगा या नहीं सुधरेगा, लेकिन मेरा काम मुद्दा उठाना है। मेरा काम आपकी बात को लोगों तक और सरकार तक पहुंचाना है, और मैं ये काम करता रहूंगा, लगातार करता रहूंगा, बार बार करता रहूंगा, पुरजोर शब्दों में करता रहूंगा। जाते जाते मैं आपसे सिर्फ एक बात और कहना चाहूंगा। इस तरह के कई किस्से हैं, मुझे बहुत सारे किस्से मालूम है। आपके पास भी इस तरह का कोई किस्सा हो तो मेरे साथ साझा कीजिए। जाते जाते आपसे यह भी अनुरोध करूंगा कि यह नया प्लेटफॉर्म है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अगर आप अपनी हालत, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, ये अपील मैं खासतौर से मीडिया के साथियों से करना चाहता हूं, तो आप शेयर भी कीजिए इसको अगर कर सकते हैं तो, क्योंकि फिलहाल इसकी बहुत जरूरत है। इस आवाज को हर दरवाजे तक पहुंचाना है। अगर आप चाहते हैं कि हमारी मीडिया इंडस्ट्री में जो गंदगी आ गई है, जो सरांध आ गई है, उसको किस तरह से दूर किया जाए। हम बाहरी दबाव की बात तो बाद में करेंगे, पहले हम तो ये तो देख ले कि संपादक कैसे बनते हैं या बनाए जाते हैं, रिपोर्टर कैसे बनते हैं या बनाए जाते हैं। आप लंबे समय तक पत्रकारिता करते हैं, कई सारी गलतियां होती, कई बार हो जाती है, लेकिन क्या ऐसे लोग रिपोर्टर संपादक बनेंगे जिनको ना लिखना आता हो, ना बोलना आता हो, दो चार लाइन ना लिख सकते हो, ना बोल सकते हो? ये सारी साजिश जो की जा रही है वो रिपोर्टर नाम की संस्था को खत्म करने के लिए और बर्बाद करने के लिए की जा रही है, और हमें इस षड्यंत्र से सावधान होना होगा। मैं मैदान में उतर चुका हूं, आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। अपना प्यार, आशीर्वाद और शुभकामना हमारे साथ बनाए रखिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार। आप भी इस बड़ी लड़ाई में हमारे साथी बन सकते हैं दोस्तों, और यह बहुत ही आसान है। अपना मोबाइल उठाइए और स्क्रीन पर जो क्यूआर कोड चल रहा है उसको स्कैन कीजिए, उस पर मेरा नाम आएगा
और उस पर स्कैन करके आप किसी भी यूपीआई के माध्यम से हम तक अपनी सहायता, हम तक अपनी आवाज पहुंचा सकते हैं दोस्तों। और यह बहुत ही आसान है। स्क्रीन पर देखिए वो तमाम कैटेगरी चल रही होगी, जिस कैटेगरी को चूज करके आप अपनी सहायता हम तक पहुंचा सकते हैं दोस्तों। स्क्रीन पर आपको 4 कैटेगरी दिख रही होगी दोस्तों। आप हमारा साथ देना चाहते हैं या आप हमारे करीबी मित्र बनकर सहयोग करना चाहते हैं, आप हमारे समर्थ सहयोगी और कट्टर मित्र भी बन सकते हैं दोस्तों। कट्टर वर्ड हालांकि नेगेटिव वर्ड है, लेकिन ये बहुत चर्चा में है आजकल, दोनों तरफ के कट्टर लोगों की बहुत बात होती है, तो ये भी मैंने एक डाल दिया है। और अपनी कैटेगरी के अनुसार आप हमें अपनी सहयोग राशि भेज सकते हैं दोस्तों। तो आपके सहयोग का इंतजार रहेगा, इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए।